हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हेलो हेलो माइक चेक। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक बात हम सब कर दो। आज पार सर की आवाज क्यों नहीं आई? ये क्या ये कैसा कमेंट है भाई? हम बढ़िया है, मस्त मजे में। हाँ, पार सर की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है ना, उन्हें मतलब जुकाम से आज ज्यादा हो गया थोड़ा, तो इस वजह से उन्होंने आज क्लास नहीं ली। मंडे को क्लास होगी आपकी, ठीक है? दिव्या केसरिया बेटा, आप ही के तो डाउट बताने आए हैं हम। चलिए करें क्लास की शुरुआत। अब मुझे लगता है कि अगले 5 मिनट तक ये सब बच्चे आगे की कमेंट करेंगे। फिर से बोल देता हूं, बायो की क्लास क्यों नहीं हुई? क्योंकि पार सर की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो इस वजह से उन्होंने क्लास नहीं ली। ठीक है, मैसेज भेज देते। अब यार ये तो तुम्हारी डिमांडें खत्म ही नहीं हो रही है। चलो, आप सबका नाम लेते, मेरा क्यों नहीं? ये किसने कमेंट किया था? अंजलि शायद गया कमेंट। आपके गले का फ्रिक्शन कैसा? गले का फ्रिक्शन तो वो ऐसा है ना कि ज्यादा लंबी क्लास लो या बहुत देर तक। अब जैसे अब मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परसों फ्रिक्शन ठीक नहीं था, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा था। कल मैंने थोड़ी क्लास ली, लेकिन अब आज मैं सुबह 11, साढ़े 10, 11 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूं। तो अब देखते हैं, है ना। फ्रिक्शन तो थोड़ा बीच में बढ़ गया था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। आपको कम से कम मैं क्वेश्चन डिस्कस कर ही दूंगा। चलिए करें क्लास की शुरुआत। लेक्चर नंबर 7-8 बेटा, लेक्चर नंबर 7-8 का होमवर्क इसलिए नहीं आया क्योंकि उन लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो फ्रिक्शन में जितना होमवर्क मिल चुका है आपको, सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। उसके बाद में अब हम कल से कार्य ऊर्जा शक्ति शुरू करेंगे, तो उसका होमवर्क आएगा, ठीक है। बुखार मुझे था, कल था थोड़ा बहुत, लेकिन अब आज थोड़ा ठीक ही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करें क्लास की शुरुआत। मेरा नाम ले लो सर, हरिओम। चलो, तो अब हमने पिछली क्लास में कहां तक डिस्कशन कर लिया था होमवर्क का, उसी के आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से हमको लेक्चर नंबर 10 ना, लेक्चर नंबर 10 जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेक्चर है, उसके होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। लेक्चर नंबर 10 के न्यूटन के गति के नियम के डिस्कशन करना है। एनएलएम, न्यूटन के गति के नियम, एनएलएम लेक्चर नंबर 10 के क्वेश्चन डिस्कस करना है। फिर हमें फ्रिक्शन के डिस्कस करना है ना, घर्षण के क्वेश्चन डिस्कस करना है। घर्षण में लेक्चर नंबर 1 से डिस्कशन शुरू करना है। तो उम्मीद है जल्दी ही डिस्कशन हो जाएगा हमारा। हाँ चलो, आज केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, लेकिन मंडे से ध्यान रखें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट, 2, 6, 9, 11, 12। अच्छा, 2, 6, 9, 11, 12, ठीक है। दिव्या बेटा, आपके क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख दिए। अब यहां पर मेरी बात सुनिए। मंडे से आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है, बहुत ध्यान से सुन लो। मंडे से क्लासेस कैसी रहने वाली है ना। तो मंडे से आपकी क्लासेस जो नॉर्मल टाइमिंग पे चल रही थी वही रहेगी, लेकिन बायो की आपकी जो क्लास 3 बजे से थी वो पूरे अगले हफ्ते 3 नहीं 4 बजे से ही होगी, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। मंडे से, सोमवार से, मंडे से, एक बार मैं टाइमिंग भी लिख देता हूं आपकी क्लासेस का। मंडे से आपकी 4 बजे क्लास होगी, 4 PM पे क्लास होगी बायोलॉजी की, 3 बजे से नहीं होगी। फिर से सुन लो, रोना गाना मत बचाना कि सर 3 बजे से, कभी 4 बजे से। साफ शब्दों में बोल रहा हूं,
4 बजे से बायो की क्लास होगी। इसके बाद में 5:45 पर जैसे नॉर्मली हमारी चल रही है फिजिक्स की क्लास होगी, और उसके बाद में 7:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रहने वाला है। जो नॉर्मल क्लासेस का शेड्यूल था आपका वही फॉलो होगा। 4, पौने 6 और उसके बाद में 7:30 बजे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों इसी सीक्वेंस में रहने वाला है मंडे से। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से मतलब कि अगले सप्ताह से सोमवार से शनिवार, मंडे से सैटरडे तक, मंडे से शनिवार तक, सैटरडे तक क्लासेस होंगी। तो आपका अगर अभी भी कोई भी होमवर्क, कोई भी रिवीजन, कुछ भी बचा हो तो वो कवर अप कर लो। और मैं बोल रहा हूं आने वाले वीक से आपकी हो सकता है कभी कभी मैं संडे को भी क्लास रख लूं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन की। और इसके अलावा हो सकता है कि फिजिक्स की क्लास में इस वीक तो नहीं रखूंगा, लेकिन उसके बाद वाले वीक से 2 बजे फिजिक्स की क्लास रखना शुरू कर दूं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो वह सब कुछ आपके साथ नेक्स्ट वीक से होने वाला है। क्लियर है मामला? क्या ये सभी को क्लियर है? मंडे से शनिवार तक, सोमवार से शनिवार अब डेली क्लासेस होंगी आपकी, और इस शेड्यूल में होंगी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अभी भी आपकी वैसे ही हो रही थी मुझे पता है, लेकिन अब बस ध्यान रखना शनिवार को भी क्लास होगी। ठीक है, हाँ चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम होमवर्क के क्वेश्चंस की तरफ। तो लेक्चर नंबर 10 न्यूटन के गति के नियम में 2, 6, 9, 11 और 12 यही क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। चलिए 10 भी ले लेते हैं। हाँ, इसके अलावा फिर हम फ्रिक्शन पर आएंगे, पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चल, तो न्यूटन के गति के नियम लेक्चर नंबर 10 का मैं पीडीएफ खोल लेता हूं एक बार। हाँ, करण चौधरी बेटा, मैंने सभी को गुड इवनिंग बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, हाँ, तो हमें शुरुआत करनी है क्वेश्चन नंबर 2 से। 2, 6 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 2 ट्रेन ए और बी समान दिशा में समांतर मार्ग पर इस प्रकार गति कर रही है कि ए की चाल बी से अधिक है। समान द्रव्यमान के पैकेट का आदान प्रदान दोनों ट्रेनों के मध्य किया जाता है। तो बेटा ये तो आसान सी बात है कि अगर हमारे पास 2 ट्रेनें हैं तो 2 ट्रेनों में अगर सामान का आदान प्रदान होना है तो इसके लिए आसान सी बात है क्या है कि अगर ए ट्रेन की चाल बी से अधिक है तो ए आगे जा रही, बी पीछे जा रही, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें हमें ए को मंदित करना होगा और बी को त्वरित करना पड़ेगा। एक धीरे होगी, बी तेज होगी, दोनों मिल जाएंगे। सामान का आदान प्रदान करने के लिए दोनों का वेग समान होना चाहिए, वरना सामान का आदान प्रदान करने जाओगे, इधर से सामान फेंकोगे तो आपका वेग अगर ज्यादा होगा तो उस ट्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। चलो सर, ये ऐप में क्या प्रॉब्लम हो जाती है टाइम पे? हिमांशु बेटा ऐसा आपके साथ ही हो रहा है, बाकी सबकी ऐप ठीक चल रही है। भले एक बार आप ऐप को अनस्टॉल करके या कैचेस क्लियर करके वापस से इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है मूल बिंदु पर रखे m द्रव्यमान के कण पर 5 बल रखे 72। तो बोला है कि 4 बल का परिमाणी F1 है और 1 बल F2 है, तो कण पर लगने वाले परिमाणी त्वरण का मान क्या होगा? तो देखो बेटा, इसमें हमारे पास क्या है, ये एकदम आसान सी बात है। हमारे पास 5 बल है, 5 बल में से 5 बल का परिमाण कितना? 4 बल का F2 है, बिल्कुल F1 है, और 1 बल F2 है। तो यहां पर परिमाणी बल क्या हो जाएगा? परिमाणी बल हो जाएगा F2 माइनस F1। कैसे? 5 बल, तो 5 बल कैसे लगेंगे यहां पर? 1 बल अगर इधर लग रहा है तो 72 डिग्री के कोण पे अगला बल, 72 डिग्री के कोण पे अगला कोण, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 बल लग रहे।
तो अब इन चार का परिमाणी कितना है सर? इन चार का परिमाणी F1 है। तो इन चार का परिमाणी किस दिशा में आएगा सर? इन चार का परिमाणी पांचवें की विपरीत दिशा में ही आएगा, क्योंकि इन पांचों का नेट शून्य होगा, इन पांचों का नेट शून्य होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? F1 माइनस F2, ये नेट बल हो गया, माइनस क्यों कर रहा हूं? विपरीत दिशा में, बटे में कुल द्रव्यमान, ये त्वरण के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है, अच्छा खतरनाक सा है, कुछ दूर दूर लिखा हुआ है, किसी पिंड पर लगने वाले बल चित्र अनुसार y अक्ष के अनुदिश परिमाणी बल प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितना अतिरिक्त बल लगाने की आवश्यकता होगी। बेटा ये तो आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 तो आसान सवाल है ना। हमें क्या करना है? हमें परिमाणी बल y दिशा में प्राप्त करना है। मतलब क्या है सर? नेट जीरो। बेटा पांचों का नेट जीरो कैसे होगा, है ना। सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में बोला गया है कि यहां पर आरोपित है कि एक दूसरे से 72 डिग्री के कोण पर, अच्छा पांचों का नेट शून्य कैसे होगा? हाँ वैसे बोला नहीं है, बराबर नहीं, वैसे बोलना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अगर 5 बल लग रहे हैं, है ना, तो 5 बल, वैसे यहां पर एक सवाल में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। मूल बिंदु पर m द्रव्यमान पर रखे 5 समान बल आरोपित है 72 डिग्री पर, है ना। जब 5 समान बल आरोपित होंगे तभी उन पांचों का परिमाणी शून्य होगा, और वो 4 जो है हमने बोला कि एक दिशा में और विपरीत एक दिशा में होगा। बेटा अब आप ऐसे हर एक सवाल पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि हमारे पास 3 किलो द्रव्यमान और 30 सेंटीमीटर लंबी, अच्छा 20 सेंटीमीटर के भाग 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के भाग पर लगाए जाने वाला बल ज्ञात कीजिए सभी घर्षण। देखो क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला कि हमारे पास यहां पर एक 30 सेंटीमीटर और 3 किलोग्राम की एक समान छड़ है। हमें बोला कि प्रदर्शित रस्सियों को 20 न्यूटन व 32 न्यूटन, ये तो मैंने क्लास में करवाया है, खींचा जाता है। तो हमें यहां पर 30 न्यूटन लग रहा है, 32 न्यूटन इधर लग। अच्छा इस सवाल में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है इस सवाल में। वहां 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। यहां 20 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और नीचे डायग्राम में 30 न्यूटन लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से 20 न्यूटन ही है, हमने क्योंकि सॉल्व किया है इस सवाल को, तो 20 न्यूटन कर लो बेटा इसे, यहां पर है ना 20 न्यूटन लेकर सॉल्व करना है। तो 20 है 32 है, तो टोटल हो गया 12 न्यूटन, और द्रव्यमान 3 किलो का है, तो त्वरण कितना हो गया? 12/3, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया इसमें। अब क्या बोला है? अब बोला है यहां पर कि छड़ के 20 सेंटीमीटर के भाग द्वारा 10 सेंटीमीटर के भाग पर लगाया जाने वाला बल क्या होगा। तो यहां पर इस बिंदु पर हमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है। तो यहां का अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा? अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका ये 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का द्रव्यमान 3 किलो है, तो 10 सेंटीमीटर का 1 किलो द्रव्यमान होगा। तो इतने से टुकड़े के लिए मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का, तो इसका द्रव्यमान 1 किलो है। इसमें इस तरफ 20 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर का अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है, और ये आगे की तरफ जा रहा है ए त्वरण से, और ए का मान अभी हमने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला था। तो n-20 बराबर होना चाहिए 4 × 1 के, या यहां पर उस तरफ चला जाएगा, तो 24 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। 24 न्यूटन आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ थे। तो अब हमें बोला है, यहां पर हिंट दे देता हूं इसमें, कि हमें यह बोला है कि केवल y अक्ष के अनुदिश परिमाणी बल हो। तो y अक्ष के अनुदिश परिमाणी बल हो मतलब x अक्ष के अनुदिश परिमाणी बल शून्य हो जाए। y अक्ष के अनुदिश हो मतलब x अक्ष के अनुदिश परिमाणी बल शून्य हो जाए। तो x अक्ष के अनुदिश इसके घटक करो, तो ये है सर 4 न्यूटन का, तो इसका x घटक करो, 1 न्यूटन का x घटक करो, और 2 न्यूटन का, है ना, यहां पे 30 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 30 डिग्री, तो यारा कोण भी 30 डिग्री होगा, ऊर्ध्वाधर के साथ कोण 30 डिग्री होगा। तो इसका भी x घटक करो, सबका x घटक करो, जो परिमाणी आएगा, है ना। तो अगर वो शून्य आ गया तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ परिमाणी आ गया तो उतना ही विपरीत दिशा में लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? x घटक लो, इसके सारों के x घटक लो, और x घटक लेकर ही हमारी बात बनेगी। तो इसके x घटक कितने हो जाएंगे? ये 4 साइन 30, तो इस तरफ आ जाएगा 2 न्यूटन, 2 साइन 30, तो इस तरफ आ गया 1 न्यूटन, 4 का आधा 2 होगा, घटक कर रहा हूं, साइन 30 1/2 होता है, तो 4/2 2 बचेगा, 2/2 1 बचेगा, और इधर
a का cos 60, cos 60 भी 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1 न्यूटन, आधा न्यूटन और इस तरफ 2 न्यूटन, तो 2 इधर आ चुका है, 1 इधर आ चुका है, आधा इधर, तो आधा और इधर कर दूं तो इधर 2 और इधर 2 बैलेंस हो जाएंगे। बस इससे ज्यादा मैं नहीं करके दूंगा, खुद से कॉपी पे पेन चलाओ और करो एक बार ट्राई। क्वेश्चन नंबर 11 क्यों बताना बेटा? 11 आसान है बिटिया। यहां पे बोला है कि हमारे पास W1 और W2 भार दिए हुए हैं। अच्छा, द्रव्यमान की जगह भार दिया, तो द्रव्यमान क्या होता है सर, और भार क्या होता है? भार होता है mg के बराबर। भार किसके बराबर होता है? mg के बराबर। तो अब हमें क्या करना है, हमें बोला है कि डोरी घर्षण रहित तो गिरनी ए जी त्वरण से ऊपर उठाई जा रही है, तब डोरियों में तनाव क्या होगा? तो बेटा डोरियों में तनाव क्या लिखते हैं हम? डोरी में तनाव क्या लिखते? डोरी में तनाव लिखते 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, अब m1g जो होगा वो W1 होगा, m2g जो होगा वो W2 होगा। तो यहां पर जहां जहां पर m1 है वहां पर m1 की जगह W1 रख दो, m2 की जगह W2 रख दो, क्योंकि g का मल्टीप्लाई तो पूरे में ही है, पूरे में ही g का मल्टीप्लाई है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या आपको अच्छा नहीं लगता तो आप टाइम पास करने के लिए कर सकते हो कि सर यहाँ पे g का मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो एक g इसे दे दो, 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 तो जहां जहां W है वहां m है, वहां W हो जाएगा। बस अब एक छोटा सा अंतर है इसमें, क्या कि इसमें G, सर आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। यहां पर जो G था उसमें एक छोटा सा परिवर्तन था, बोला था यदि घिरनी G त्वरण से ऊपर उठाई जाए तो डोरियों में तनाव क्या होगा। मतलब जो घिरनी है वो त्वरित है ऊपर की तरफ, तो G की जगह मुझे G इफेक्टिव लिखना पड़ेगा और ये होगा G प्लस ए। क्या होगा? G प्लस ए। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, है ना, ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, तो यहां हो जाएगा G प्लस ए, या फिर यहां पर होगा G प्लस ए की जगह मुझे करना पड़ेगा G प्लस जी, तो 2G हो जाएगा यहां पर। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर से लिख देता हूं 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 तो होगा ही होगा, यहां पर G प्लस ए होना चाहिए, तो G इफेक्टिव की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 2G। क्या लिखेंगे? 2G। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और जहां m1 है उसकी जगह W लिख दो बस। 11, 12, 10। एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्यक्त क्रमानुपाती है, तो पिंड का वेग बेटा अगर बल व्यक्त क्रमानुपाती है उसके वेग के। अच्छा ठीक है, ये कर लेते हैं हम। ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें बोला गया है कि एक पिंड के बल जो है व्यक्त क्रमानुपाती है वेग के, ये दिया हुआ है। पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्यक्त क्रमानुपाती है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ma व्यक्त क्रमानुपाती होगा v के। अब हमें क्या पता करना है? हमें प्राप्त करना है कि पिंड का वेग ही प्राप्त करना है सर, फिर से किसके पदों में? समय के पदों में प्राप्त करना है। तो कैसे होगा? यहां पर देखो, ये होगा त्वरण, त्वरण की जगह लिख सकता हूं मैं dv बटा dt, ये लिख दिया k बाय v, कुछ कांस्टेंट लिख दिया। अब v को इधर की तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा m इंटू वी इंटू dv, और dt को इधर लिया। क्यों? क्योंकि हमें समय के सापेक्ष चीजें प्राप्त करनी है। तो m भी द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट होता ही है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बस, तो ये होगा v स्क्वायर बटे में 2 बराबर होगा k इंटू टी के। तो यहां से आ जाएगा v की जो वैल्यू आ जाएगी वह हो जाएगी 2k बाय m इंटू टी का वर्गमूल, वर्ग का वर्गमूल। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ग था तो उस पर वर्गमूल कर दिया, मतलब v जो होगा समानुपाती होगा रूट टी के। कितनों ने ये सवाल बना लिया था? कितनों ने ये सवाल बना लिया था? सर क्वेश्चन में डाटा पूरा नहीं दिया होता है और वीडियो सॉल्यूशन 15 मिनट का होता है। ठीक है विष्णु बेटा, चिंता ना करो, मैं कर रहा हूं ना उसके लिए कोशिश, मैं आपके लिए इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस रख रहा हूं होमवर्क डिस्कशन की, इसीलिए मैं हूं यहां पर। ये बनना चाहिए था, ये मजेदार सवाल है, जिससे बन गया बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलिए 11, 12 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 12वां क्वेश्चन बचा हुआ है। 12वें क्वेश्चन में क्या बोला गया? हमें बोला गया है कि यहां पर ए बी सी डी, अच्छा एक बार थोड़ा सा छोटा करते हैं हम इसे,
छोटा घर कर भी बहुत ही बड़ा है ये, क्या है चक्कर, ए बी सी, ठीक है। तो क्या तनाव पूछ लिया, तुमसे तनाव नहीं बना इसमें, अरे राम लाल, बी और सी को जोड़ने वाली डोरी में तनाव, यही ये तो बनना चाहिए मेरे प्यारे। ए बी सी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ, एक बार फोटो बना देता हूं मैं, प्रत्येक का द्रव्यमान दो। अरे भाई साहब, भगवान से मिलना चाहते हैं, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। देखो यहां 2 किलो का द्रव्यमान है, कितनों ने बना लिया ये, यहां 2 किलो का द्रव्यमान है और यहां पर भी एक 2 किलो का द्रव्यमान है। आपको इस रस्सी में तनाव ज्ञात करना है, इस रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। कितनों ने कर लिया ये, कितनों ने तनाव ज्ञात कर लिया, बन गया, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। कैसे बनाएंगे इसमें, देखो कैसे बनाएंगे। यहां पर अब सबसे पहले तो त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ रहा है, कि देखो तनाव किससे निकलेगा, इस वाले ब्लॉक से। अगर इस ब्लॉक को मैं अलग से बना लूं तो इसका द्रव्यमान है 2 किलो, तो इस पे 2g नीचे की तरफ लग रहा है, तनाव ऊपर की तरफ है, और हमें पता सर ये पूरा निकाय इधर नीचे जा रहा है, इस तरफ ऊपर जा रहा है। तो यहां पर हो जाएगा 2g माइनस टी बराबर होगा परिमाणी बल के, या 2g माइनस टी बराबर होगा 2 इंटू ए के। ठीक है, त्वरण याद कर लो, मामला खत्म, तनाव आ जाएगा। अब त्वरण क्या होगा, त्वरण जो होगा, देखो इस तरफ 2 है, ये सब 2-2 किलो के ना, तो 2 और 2 4 है इस तरफ, इस तरफ केवल 2 है, तो त्वरण जो हो जाएगा, इस तरफ वाला परिमाणी बल 4g माइनस इस तरफ वाला, माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये रोक रहा है, इसमें 2g इधर लगेगा, इसमें 2g इधर लगेगा, इसमें 2g इधर लगेगा, तो ये त्वरण की विपरीत दिशा में, या हमने जैसा पढ़ा था वैसे ही, ये दोनों ब्लॉक को एक मान लो, इसको एक तरफ मान लो, बटे में कुल द्रव्यमान, तो 6 हो गया, m m m या 2m 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 6m हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा g बाय 4 माइनस 2 करोगे तो 2 हो गया, 2g बाय 6 या g बाय 3 आ जाएगा, g बाय 3 वहां पे रख दो, आंसर आ जाएगा। चलिए घर्षण की तरफ बढ़ते हैं हम, गले में घर्षण फिर बढ़ते हुए, जैसे ही घर्षण चैप्टर आता गले में घर्षण बढ़ जाता है मेरे। आज मैं स्ट्रेप्सिल्स भी लाया, अगर घर्षण ज्यादा बढ़ा तो हम घर्षण कम करने का इंतजाम भी लाए। चलो भाई, घर्षण में लेक्चर नंबर 1, घर्षण फ्रिक्शन, लेक्चर नंबर 1, घर्षण गुणांक कम कर देंगे आज हम। लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 6, अच्छा लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 6 देखिए भाई, और कुछ 7 8 9, ये कौन है भैया, मुस्कान, कितनी सारी मुस्कानें हैं एक तो हमारी क्लास में। रंजन शर्मा क्या हो गया, तो लाल पीला के हो रहा है, 1 2 और एक ने 3 6 पूछ लिया, एक 1 2 पूछ रहा है, बाकी 5 6 7 पूछ रहे हैं। लेक्चर 1 नंबर 1 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यह है। लेक्चर नंबर 1 में किसी भी चैप्टर के अगर लेक्चर नंबर 1 में डाउट जा रहा है ना, मतलब कि तूने लेक्चर ढंग से देखे ही नहीं है। लेक्चर नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 किलो का द्रव्यमान है, 0.1 घर्षण गुणांक है, तो इसे गतिमान करने के लिए आवश्यक बल म्यू एम जी, इसमें क्या दिक्कत है, म्यू एम जी निकालना है। इसमें म्यू की वैल्यू 0.1 है, 1 किलो इंटू जी की वैल्यू 9.8 रखना है, उसने बोला नहीं लेकिन ऑप्शन देख के पता चला म्यू एम जी लगाना है। हाँ, लेक्चर नंबर 2 पर नहीं जा रहे, लेक्चर नंबर 1 पे ही चर्चा कर ले हैं। हाँ, तीसरे वाले में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, अच्छा हाँ, यह घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव पॉजिटिव शून्य सब कुछ हो सकता है। ये अगला चैप्टर जब हम बस कल की क्लास में मैं बता दूंगा, कल की क्लास में बता दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव शून्य सब हो सकता है। बाकी अगर जिसको पता हो तो वो ऐसा समझ सकते हो घर्षण बल का कार्य पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अगर घर्षण बल गति की दिशा में है तो कार्य पॉजिटिव नेगेटिव जीरो समझता है तुम लोगों को, अरे समझता है ना, कार्य पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कि अगर बल और विस्थापन समान दिशा में तो पॉजिटिव, विपरीत दिशा में तो नेगेटिव, लंबवत दिशा में तो जीरो कार्य होता है। तो अगर यहां देखा जाए तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव सर, गाड़ी आगे जा रही घर्षण पीछे लग रहा, कार्य नेगेटिव होगा घर्षण का। गाड़ी आगे जा रही घर्षण आगे लग रहा है, कराए कैसे डिस्कस, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में, ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ घर्षण, आगे तरफ विस्थापन, पॉजिटिव कार्य हो गया। गाड़ी चल ही नहीं रही है,
है ना, चलने की कोशिश कर रही है, बस चलने की कोशिश कर रही है, तो उस कंडीशन में घर्षण बल जो होगा उसका कार्य जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये कल की क्लास में और डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा मैं, चिंता ना करो। घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं हो सकता, अरे ये नहीं बताऊंगा मैं। घर्षण कम किससे कर सकते हो? मिट्टी से थोड़ा ना करोगे, मिट्टी से घर्षण बढ़ जाएगा। तेल लगाओ, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करो, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करो, इससे घर्षण कम हो जाता है। छठे में क्या बोला है? बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। क्यों? तुम ही बताओ भाई, क्यों छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए? अगर तुम बड़े बड़े कदम उठाओगे, बड़ा कदम उठाओगे, तो तुम्हारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल कम हो जाएगा। अगर तुम हर कदम ऐसे ऐसे रख रहे हो, हर कदम ऐसे ऐसे रख रहे हो, तो तुम्हारा नॉर्मल बराबर mg है, तो नॉर्मल ज्यादा, घर्षण ज्यादा। अगर तुमने टेढ़ा कदम रख दिया तो तुम्हारा नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नॉर्मल कम हुआ तो नॉर्मल कम हुआ तो घर्षण कम हो गया, घर्षण कम हो गया तो तुम फिसल जाओगे। है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ध्यान रखना है इसका कि जब भी दलदल पे चलो या कहीं पर चिकनी सतह हो तो छोटे छोटे कदम रखकर एकदम सीधा सीधा पैर रखो, एकदम सीधा सीधा पैर रखो। टेढ़ा पैर रखोगे फिसल जाओगे, टेढ़ा पैर रखोगे फिसल जाओगे। जल्दी नहीं चलना, इसलिए बोलते ना कि कभी भी कहीं पर फिसलन होती है, फिसलन भरी जगह होती तो बोलते ना धीरे धीरे आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो। क्यों? क्योंकि अगर तुम जल्दी चलने गए तो तुम्हारा पैर टेढ़ा होगा, पैर टेढ़ा होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, घर्षण कम हो जाएगा, फिसल जाओगे। घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है? कौन सी प्रक्रिया नहीं है? लिखना, हाँ लिखना घर्षण पर आधारित है। बोलना, हाँ सर बोलने में भी घर्षण लगता है। बोलने में कैसे घर्षण लग रहा है सर? जब आप बोलते हो तो ध्वनि कैसे निकलती है, या आप ध्वनि ध्वनि मतलब अभी आवाज कम ज्यादा कैसे हो रही है। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो अभी कल परसों तुम ही चिल्ला रहे हो कि सर आपके गले का घर्षण बढ़ गया, मतलब मेरी आवाज चेंज हो गई ना, तो उसमें भी जब गले से हवा निकलती है तो उसमें भी क्या लगता है? घर्षण लगता है। ठीक है। सुनना, सुनने में घर्षण नहीं लगेगा ना, आवाज गई। सूंघने में भी सूंघने में भी घर्षण होता है क्या सर? सूंघने में घर्षण, हाँ लगा सकते हो, लगा सकते हो सूंघने में भी घर्षण, है ना, कि अगर नाक में हवा जा रही है, लेकिन सूंघने में घर्षण तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। बकवास बात है तुम्हारी, चलो। हाँ भाई, हो गया लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 जल्दी से बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस बताने हैं। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 कौन कौन से क्वेश्चंस बताने हैं? दो, 4, 11। अच्छा, और कुछ? सब हो गए? हाँ, सब हो जाने चाहिए। 1, 2, 3 लेक्चर्स बहुत आसान आसान है। हाँ, सब हो गए, वेरी गुड। 5 और 6। पांच और 8। तीसरा वाला बता दीजिए। अच्छा, तीसरे वाले में क्या बोला है? एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जिसमें कार विराम में आ जाएगी? इसमें तो घर्षण में कुछ काम भी नहीं है ना। यहाँ पे घर्षण गुणांक वैसे दिया हुआ है एकदम, अरे आसान सा सवाल है ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस v² बाय μg कर लो। चौथे में क्या दिया हुआ है? अच्छा, अब चौथे वाले में थोड़ा सा अलग पूछ लिया उसने बोला कि m द्रव्यमान की गाड़ी है, 37 सड़क पर p संवेग से गति कर रही है, तो विराम अवस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी क्या होगी? तो भैया विराम अवस्था में आने से पूर्व तय दूरी, आपको दूरी का फॉर्मूला पता है? अब ये भी पूछोगी क्या यार? तुम्हें थोड़ा सा घुमा कर दूं क्या? मतलब क्या करूं मैं तुम्हें? सवाल में कल से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पूछ लूं क्या? क्या बोलते हो यार? जिनसे ये भी नहीं बन रहा, क्या कल से सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि A के बाद में क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक, ABCD डैश DEF। हाँ सर, D आएगा। ये पूछ ले सवाल में तुमसे।
इसमें तुम्हें संवेग पढ़ा दिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा, संवेग पदों में, तो संवेग क्या होता है, एमवी होता है, तो क्या तू यहां से वी की वैल्यू उठा के वहां नहीं रख सकता है? बिल्कुल ही नालायक हो क्या? इंसान की बुद्धि है या फिर भगवान ने जब दिमाग बांट रहे थे तो तुम्हारा दिमाग गलती से इंसान की जगह और किसी प्राणी का डल चुका है? मतलब बंदर का भी दिमाग है, तुमसे ज्यादा तेज दिमाग तो बंदरों का होता है। देखो भाई, तो यहां पर क्या होगा, क्या क्या करके दूं मैं इसमें, ये वी स्क्वायर की वैल्यू होगी पी स्क्वायर अपॉन में 2m² म्यू जी, खत्म बात। बकरे का दिमाग है, बहुत बढ़िया। भैंस का दिमाग है, भैंस का दिमाग है। और मालूम है तुम्हारी वजह से फिर मुहावरा बना, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है। वो असल में एक्चुअली वो असली भैंस के लिए नहीं था, वो तुम्हारे लिए था। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 1 किलो का ब्लॉक एक ट्रक के क्षैतिज तल पर रखा हुआ है, ट्रक तथा घर्षण गुणांक 0.6 है, ट्रक पर त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आरोपित घर्षण बल क्या होगा। लो भैया, चलो ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ हल्का सा बताया जा सकता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, हमारे पास एक ट्रक है। देखो भाई, तो ट्रक होगा, तो ये थोड़ा ठीक सवाल है। ट्रक पे आगे की तरफ त्वरण कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, 0.6 घर्षण गुणांक है। थोड़ा ठीक सवाल है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, 0.6 घर्षण गुणांक है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जब ट्रक आगे जाएगा, ट्रक आगे जाएगा तो इस पे घर्षण कहां लगेगा, पीछे की ओर या आगे की ओर। ब्लॉक पे घर्षण कहां लगेगा, आगे की ओर या पीछे की ओर। ब्लॉक पे घर्षण कहां लगेगा, पीछे की ओर या आगे की ओर। हाँ, आगे की ओर। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रक आगे जाएगी ये पीछे जाने का सोचेगा और इस पे घर्षण बल आगे की ओर लगेगा। अच्छा, अब घर्षण बल किसके बराबर होगा सर, जब पीछे जाएगा तो पीछे की तरफ इसे कौन सा बल धकेल रहा है सर, इसे पीछे की तरफ आभासी बल धकेल रहा है। तो आभासी बल होता है m × a या एक कितने किलो का ब्लॉक है, ब्लॉक कितने किलो का, 1 किलो का। बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो 1 किलो का ब्लॉक है, त्वरण है 5, तो 5 न्यूटन का आभासी बल लगेगा। या ये वह बाह्य बल है जो ब्लॉक को चला रहा है या ब्लॉक को चलाने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉक को चलाने की कौन कोशिश कर रहा है, 5 न्यूटन का बल। अच्छा, अब चेक किससे होता है, चेक होता है सर सीमांत घर्षण से। सीमांत घर्षण क्या है इसका, सीमांत घर्षण होता है म्यू एम जी। म्यू का मान 0.6 दिया हुआ है, एम की वैल्यू 1 है, इनटू जी का मान वैल्यू 10 है, तो ये 6 न्यूटन आ गया। तो अब क्या आंसर होगा आप लोग बताओ, 6 न्यूटन या 5 न्यूटन। इसे पीछे की तरफ धकाया जा रहा 5 न्यूटन से, तो ये गति करेगा क्या, नहीं सर ये गति नहीं करेगा, तो गति नहीं करेगा। सीमांत क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, 6 न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 न्यूटन या 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। क्यों, क्योंकि सर 5 न्यूटन का जो बल है वह सीमांत से कम है, स्टैटिक की कंडीशन है। तो अभी आंसर 5 न्यूटन ही होगा। एक सतह पर एक गुटका स्थित है, अच्छा 8 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ओके, तब घर्षण बल कितना होगा। ओके, तो बेटा यहां पर क्या चाहते हो तुम, ये किस 6 नंबर भी पूछ लिया क्या तुमने, 6 भी पूछ लिया। हाय 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 हाय, हे भगवान। तुम्हारे ही पाप धोने के लिए मुझे फिर वृंदावन और मथुरा जाना पड़ता है बार बार। मेरे को लग रहा है इसी प्रकार से मामला चलेगा तो 2 संडे बाद फिर जाना पड़ जाएगा मेरे को। फिर लोग पूछेंगे आप बार बार क्यों आते हो, इतने कौन से पाप कर रहे हो आप। फिर मैं बोलूंगा नहीं ये मेरे नहीं है, ये तो जो लोग आ नहीं पा रहे उनके लिए मैं आता हूं। भाई साहब क्या चाहते हो, क्वेश्चन वाले ने साफ लिख के दिया कि मैं 8 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, उसका 10 लिमिटिंग है,
तो लिमिटिंग से कम है, तो 8 न्यूटन घर्षण बल लगेगा। अब एक बच्चा बहुत जोश में है, सर 7वां बताओ, 7वां डाउट है। हाँ, इस बार आप गंगा जी जाना पड़ेगा, मेरे को लगता है मैं इधर ही घूमता रह जाऊंगा। थोड़े दिन बाद मेरे को लग रहा फिर चार धर्म की चारों, यहां मुझे चारों धर्म स्थलों की यात्रा पर जाना पड़ेगा, है ना। एक बार मक्का भी जा आता हूं मैं, फिर सबके लिए मैं प्रार्थना कर लूंगा। चार धाम की यात्रा भी करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मक्का मदीना भी हो आऊंगा एक बार। देखो 7वां, 2 किलो द्रव्यमान का एक बक्सा, अच्छा, कार की छत पर रखा हुआ है। अधिकतम त्वरण तक पहुंचने पर बक्सा स्थिर रहता है, तक अधिकतम त्वरण का मान जिससे परिवर्तन ना हो। 7वां वाला किससे बन गया? गोवा चले जाता हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी जैसी हरकत है ना, उसके हिसाब से तो गोवा ही ठीक रहेगा। सातवां किससे बन गया? क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, फिर भी तुमने बना लिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन में घर्षण गुणांक नहीं दिया है, फिर भी हम करेंगे सर, बहुत ही बढ़िया। देखो 2 किलो का द्रव्यमान, सेम सवाल है ये वाला जैसे क्वेश्चन करो, एग्जैक्टली ऐसा कैसा क्वेश्चन है, लेकिन हमें घर्षण गुणांक नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में घर्षण गुणांक नहीं दिया गया है, तो यहां पर एक्चुअल में हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि कितना अधिकतम त्वरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे घर्षण गुणांक जो होगा वह होगा 0.1 म्यू जी, कितना होगा म्यू इंटू जी। तो घर्षण गुणांक जो हो जाएगा वह हो जाएगा, त्वरण है दिया हुआ है हमें, तो म्यू जी बराबर होगा त्वरण के 2 दिया हुआ है 0. ब्रैकेट में घर्षण गुणांक जो है, वैसे इस क्वेश्चन में द्रव्यमान से लेना देना नहीं है, कंसेप्ट समझा देता हूं मैं आपको क्या होगा इस क्वेश्चन में। कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन, सेम इक्वेशन। उसने बोला अधिकतम त्वरण क्या होगा, तो जब बाह्य बल और सीमांत घर्षण बराबर हो जाए तभी बात बनेगी, लिमिटिंग वाली बात। तो यह क्या हो जाएगा, यह एफपी के बराबर हो जाए, मतलब पीछे लगने वाला बल और सीमांत घर्षण बल बराबर हो जाए। यह अधिकतम त्वरण क्या होगा कि सीमांत घर्षण बल के बराबर आप त्वरण करवा सकते हो या बल लगा सकते हो। तो एम ए जो होगा वो म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर जो हो जाएगा वो म्यू जी हो जाएगा। यह है इसका कंसेप्ट, है ना। तो अगर आपको आंसर मैच करवाना कि नहीं सर हमको आंसर मैच करवाना, तो एक ये त्वरण तो हमें 2 दिए रखा है, तो यहां पर 0.2 कर लो, म्यू की वैल्यू 0.2 कर लो, आंसर आ जाएगा 0.2। चलो बाकी हो गए 8 और 9 बता दो। मैं एक ही सवाल छोड़ रहा था, एक बच्चे मतलब सर 8 भी बता ही दो। 1 किलो द्रव्यमान का क्षैतिज घर्षण गुणांक 0.2 है, समतल पर विराम है, इसे गतिमान कराने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? क्या पूछ रहा है? कौन है क्वेश्चन नंबर 8 वाला? दफा हो जा मेरी क्लास से, अभी तो बताया। घर्षण गुणांक 0.2 है, 2.5 न्यूटन का बल लगा रहा है, चित्रण से तो मध्य घर्षण बल। ये क्या से पढ़ाया? मतलब क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है? अब तो मुझे खुद पे डाउट हो रहा है। यहां पर आपको बोला है कि 2.5 न्यूटन का बल लगा है, घर्षण गुणांक 0.4 है, तो अब यहां पर 2 किलो का द्रव्यमान है, तो सीमांत घर्षण क्या होगा? म्यू एम जी। तो म्यू दिया हुआ है 0.4 इंटू 2 इंटू 10, तो हो जाएगा 8 न्यूटन का सीमांत घर्षण है, मैं लगा रहा हूं 2.5 न्यूटन का, तो क्या होगा सर? मेरा बल जो है वो सीमांत से कम है, तो 2.5 न्यूटन आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन बताओ, 11 क्वेश्चन है, 13 बता दो इसमें।
2 किलो के ब्लॉक पर रखें पर 2.8 न्यूटन का बल लगाने जबकि ब्लॉक के सतह घर्षण गुणांक 0.4 है। ये भी वही सवाल है। 4 × 8 होगा 8। 8 जो है वह सीमांत घर्षण जो है कम है। अरे प्रैक्टिस के लिए डाले थे इतने सारे सवाल, तुम्हें क्या लग रहा है कि डाउट पूछने के लिए डाले हैं? 10 मिनट और डाउट बताऊंगा मैं, 10 मिनट और, जल्दी जल्दी पूछ लो। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। 6:45 बजे मेरी बुद्धि खत्म हो जाएगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, तो जल्दी जल्दी पूछ लो। लेक्चर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और इतने ही पूछना कि लेक्चर नंबर 5 तक पहुंच जाऊं मैं। लेक्चर नंबर 3, 6, 7। एक बच्चा है पता नहीं कौन, वो हर एक लेक्चर में 5, 6, 7 लिख रहा है। 11। चलो बस 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 बस। चलो लेक्चर नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर, हमारे तो प्राण ही सूख गए सवाल देखकर। देखो हाँ, ये सवाल थोड़ा ठीक है। ये निकाय को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए? किसकी? ए की। ठीक है, सवाल क्या बोल रहे हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर एक टेबल बनी हुई है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात तो किसी को लगा रहा है ये 2 डब्बे। अरे ये 2 डब्बे नहीं है, टेबल है, उसके ऊपर ब्लॉक भी रखा हुआ है। और वो किताब वालों ने ऐसा बना दिया, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। ये यहां पर ये ब्लॉक बी रखा हुआ है, यहां पर ये रस्सी ऐसी बंधी हुई है, और यहां पर ब्लॉक ए लटक रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है? कोण जो है क्षैतिज के साथ थीटा है। ठीक है, अब क्या बोला है हमें बोला है यहां पर कि इसमें अगर तनाव टी है तो ए का अधिकतम मान क्या हो सकता है। चलो बहुत ही बढ़िया। और इसका भार, बी का भार तो है डब्ल्यू दिया हुआ है ना, भार डब्ल्यू दिया हुआ है, मतलब कि यहां पर mg की वैल्यू बी के लिए डब्ल्यू दी हुई है। अब ये कोण थीटा निकालना है, तो ये कोण थीटा क्या होगा? देखो भाई, इसमें सदिश लगाना है हमें, सीधी सीधी बात है। यहां पर एक तनाव टी ऊपर की तरफ है, यह क्षैतिज के साथ कोण थीटा, तो यह कोण भी मैं थीटा बोल सकता हूं। यहां पर नीचे की तरफ W या भार होगा ए का। अच्छा, और इस तरफ कितना भार होगा? यहां पर रस्सी में तनाव क्या होगा? सर देखो क्या हो रहा होगा, यहां पर इसे आगे ये रस्सी खींचना चाह रही होगी, तनाव विपरीत दिशा में लगता है दोनों बिंदुओं से, तो इसे ये रस्सी जो बी को आगे खींचना चाह रही होगी, तो कौन रोक रहा होगा? घर्षण। घर्षण होता है म्यू mg से रोक रहा होगा यहाँ पे घर्षण, सीमांत घर्षण। ये हो जाएगा म्यू w, ये होगा सीमांत घर्षण के बराबर। तो इस तरफ जो बल लग रहा है वो म्यू इंटू w लग रहा है। अब हमें भार ही निकालना है, तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे, ये टेन थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना, तो लंब। आप चाहो तो टी के घटक करके टाइम पास करो, या मैंने सदिश बहुत सारा पढ़ा दिया, आप सीधे से करो। थीटा के सामने, तो थीटा के सामने कौन सा है सर? ये W है, ये WA है, सामने ही है, तो WA बटे में म्यू WB, तो अब WA जो हो जाएगा म्यू W टेन थीटा हो जाएगा। एक लाइन का सवाल था, इतनी देर से हो रहे थे परेशान। क्लियर है मामला? आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 21, लेक्चर नंबर 3 में 21 सवाल दिए थे क्या? चलो हो जाता है कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में 1 किलो द्रव्यमान एक दीवार के लंबवत F बल लगा के रोक रहे। नहीं, ये नहीं बताऊंगा मैं। F का न्यूनतम मान कितना होगा? इस पर तो मैंने पूरी PhD करवाई है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 बताना है? क्या क्वेश्चन नंबर 5 बताना है? इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो बाह्य बल के बराबर होता है, तो म्यू इंटू एफ बराबर होता है mg के, म्यू इंटू एफ बराबर होता है mg के।
ये करवाया है मैंने तुम्हें, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी mg बटा म्यू। कॉपी के पन्ने पलटाकर देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, छठा सवाल। ये कौन पूछ रहा है? एक सिरे के किनारे से लटका हुआ यह फिसलना प्रारंभ करते स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा? बेटा बोला है ना कि आदि, बोला है कि धातु की एक समरूप जंजीर किसी खुरदुरे मेज पर इस प्रकार रखी गई है कि एक सिरा मेज के किनारे से लटका हुआ है, तो फिसलना प्रारंभ करता है तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? अरे भाई साहब, छठा क्वेश्चन किसने बना दिया? क्या छठा क्वेश्चन हो गया? क्या क्वेश्चन नंबर 6 हो गया? क्या क्वेश्चन नंबर 6 हो गया? हाँ, ये पता नहीं क्या चक्कर है, मैं तो पूरे सवाल डालता हूं इसमें ऐप में, पहुंचते आधे हैं। हाँ, ये सवाल आधा है क्योंकि इसने बताया नहीं कितनी नीचे लटक रही है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितनी नीचे लटक रही है। मैं बता देता हूं, आधी नीचे लटक रही है, आधी ऊपर है। तो एक बार ट्राई कर लेना है ना, आधी ऊपर नीचे, आधी नीचे है, आधी ऊपर है। हाँ, एक 40 किलो का लड़का है जो एक खंबे पे सीधा सीधा ऊपर चल रहा है। तो अच्छा L/3 है सब, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है L/3, तो x की वैल्यू L/3 लेके सॉल्व करना है इसमें। हाँ, अगर आपने वीडियो सॉल्यूशन देखा हो तो उसमें पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू L/3 लेके सॉल्व करो। L/3 लेकर सॉल्व कर लो, फॉर्मूला लिखवाओ क्लास में, आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 में बोला एक लड़का ऊपर की तरफ जा रहा है, 40 किलो का लड़का है। अच्छा, तो अब खंबे द्वारा आरोपित क्षैतिज बल क्या होगा? ये एग्जैक्टली बेटा, ये मैंने तुम्हें समझाया था कि वो जो ब्लॉक वाला क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली लड़का वड़का चल रहा है, बिल्ली ऊपर चढ़ रही है, खंबे के ऊपर कोई भी आदमी चले या बंदर जाए, सब सेम सवाल है। क्या होगा कि सर अगर यह ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे ऊपर की तरफ कौन ले जा रहा है? सर ये जाना चाहता है ऊपर, नीचे लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ लगेगा इसमें घर्षण बल। क्यों? क्योंकि खंबे पे कैसे चढ़ोगे? खंबे को नीचे की तरफ धकाओगे तभी तो तुम ऊपर जा पाओगे। तो घर्षण बल लगेगा ऊपर की तरफ, तो घर्षण बल बराबर होगा mg के। और घर्षण बल क्या होगा? तुम खंबे को ऐसा पकड़ कर ऊपर चलोगे तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल तुम दोगे, तो म्यू n बराबर होगा mg के। तो ये जो भी सवाल है उन सब में यही चीज होगी। चलो बाकी सारे हो गए इसमें, ये तो क्लास में करवाए थे। ढेर सारे सवाल इसलिए डाले गए एक जैसे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। बाकी सारे हो गए। 10 बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या बताने लायक है क्वेश्चन नंबर 10। किसी बक्से व ट्रक के पास के बीच में अधिकतम 37, अच्छा क्या दिया, 37 घर्षण गुणांक 0.28, ट्रक अधिकतम त्वरण। बेटा अभी मैंने बता दिया, प्लीज एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया है, ठीक है? तो ये बन जाना चाहिए आपसे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अब मैं जा रहा हूं सीधे। हाँ, कुछ असर्शन रीजन भी डाले गए थे इसमें, वो भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? पहले तो किसी m द्रव्यमान के एक गुटके को उंगलियों से दबाते हुए ऊर्ध्वाधर दीवार से सटा कर रखा गया है। अच्छा, घर्षण गुणांक म्यू है, जी है, तो विरुद्ध उंगलियों से थामे हुए न्यूनतम। तो थोड़े से दिमाग से पगले हो क्या? जो सवाल अभी बताया वही का वही सवाल है। गुटका हो, आदमी हो, ब्लॉक हो, कुछ भी हो, उसको अगर धका के रखना है तो घर्षण बल ऊपर होना चाहिए, नीचे mg लगना चाहिए ना। सवाल बेटा अगर आपसे नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने एक बार बता दिया तो देख तो लो कि क्या वही सवाल है। तो ये म्यू n बराबर होगा mg के, वही वाला सवाल है फिर से। तो बल की वैल्यू क्या होगी? mg बाय म्यू। चलो इसमें असर्शन रीजन में कोई सा सवाल जो किसी को डाउट रहा हो? क्वेश्चन नंबर 20, 21, चलो ठीक है 20 बता दो।
20 में हमें 0.2 दिया हुआ है घिरनी। बेटा ये अगर तुझसे 20 नहीं बना, एक बात बता, तुझसे 20 नहीं बना, चल मैंने माना 20 नहीं बना, तो यहां पे दिया 2 किलो का एक द्रव्यमान है। अच्छा, तो अब बोला है कि अधिकतम मान कितना हो ताकि यह नीचे ना गिरे। ठीक है, ये तुझसे नहीं बना, कोई बात नहीं, 20 नहीं बना। तो ये बता तुझसे ये क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बन गया, तुझसे ये क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बन गया, तुझसे ये क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बन गया? ये सब एक ही सवाल है, फिर भी नहीं बना, बहुत अजीब बात है। क्या होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का सीधा सीधा फॉर्मूला लिखवाया मैंने, म्यू जी म्यू एम आंसर होता है यहां पर, तो म्यू इंटू 2 कर ले, आंसर आ गया। ये नहीं बताऊंगा यार, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बता सकता हूं बस। क्वेश्चन नंबर 21 बताया जा सकता है, एक भारी चेन किसी क्षैतिज मेज पर रखी है, चेन तथा मेज के बीच में घर्षण गुणांक 0.4 है, अधिकतम घर्षण बल का मान क्या हो ताकि चेन मेज के सिरे से लटक जाए? क्वेश्चन नंबर 21 किसने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 21 बन गया। 21 बारे में 3 आंसर है, तुमने आंसर निकाल क्या लिया है यार? उसने तुमसे पूछा अधिकतम घर्षण बल का मान क्या होगा ताकि चेन मेज के सिरे से लटक जाए। बल पूछा है तुमसे, परसेंट में ऑप्शन दिया हुआ, तुमने कर भी लिया। भाई साहब आपको परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए है, पूछा है बल और तुमने कर लिया एक्चुअल में। अच्छा चलो पहले तो इसमें मुझे x का मान निकाल कर बताओ। अगर मेरे पास घर्षण गुणांक 0.25 है तो मुझे x का मान निकाल कर बताओ ताकि चेन नीचे ना फिसले। यह सीधे सीधे हमने फॉर्मूला लिखवाया, x का मान निकाल के बताओ ताकि चेन नीचे ना फिसले। हाँ, तो x की वैल्यू L/5। ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चे? ये कैसे कर लिया? हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का। सॉल्यूशन में बाबा कर देते हैं सॉल्यूशन वाले बाबा खतरनाक है भैया। तो देखो एक्चुअल में क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अधूरा है। ये 20% कैसे आंसर आया, वो हमसे पूछना चाह रहा था कि कितना अधिकतम भाग या कितना प्रतिशत भाग नीचे लटकाया जा सकता है, कितना प्रतिशत भाग चेन का नीचे लटकाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा x की वैल्यू, अगर हमारी x की वैल्यू L/5 है तो उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 इंटू 100, क्योंकि 1/5 भाग नीचे लटकाया गया तो इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20% आंसर आ जाएगा। 20% भाग नीचे लटकाया जा सकता है। ठीक है, सवाल समझ में आया क्या बोला है ना? उसमें बल नहीं पूछा, तो हमसे पूछना चाह रहा था कि कितना अधिकतम भाग नीचे लटकाया जा सकता है। सर प्लीज फॉर्मूला शीट दे दीजिए। अजीत बेटा नहीं मिलेगी फॉर्मूला शीट, और कुछ आप कमेंट करना बंद कर दें, फॉर्मूला शीट खुद की बना। फिर वही सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 क्या क्लास में बताया है मैंने? क्या ऐसा फोटो मैंने क्लास में करवाया है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या क्वेश्चन नंबर 22 बनाया है मैंने? क्या ये फोटो बना के बताया है मैंने? क्या इसमें वही वाली बात होगी फिर से जो इतनी देर से कर रहे हैं? म्यू एम जी बराबर होगा m इंटू ए के, m से m कट गया, म्यू जी बराबर त्वरण के होगा। अब मुझे तो लगता है आज रात को मैं सोऊंगा तो हाँ आंसर पूछा तो आंसर सी जो होगा अल्फा। अल्फा मैंने बोला भी था आपको एक्चुअल में कि उस दिन का लेक्चर जाके सुनना, उस दिन लेक्चर में मैंने बोला भी था क्या कि ये वाला एग्जैक्ट एक PYQ है जो मैं आपको होमवर्क में डालूंगा, तो ये वही वाला होमवर्क में सवाल था, है ना? एक बच्चा बोला सर आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, ये बच्चे इतना इजी सवाल पूछ रहे। बेटा गुस्सा मुझे नहीं आएगा, गुस्सा आज रात को नहीं, सुबह शायद कोई हो जाए, है ना? क्योंकि मेरे को लग रहा है आज रात भर में ये बड़बड़ाऊंगा नींद में, तुझे ये नहीं आया, तुझे ये नहीं आया, ये तो क्लास में करवाया था, फिर सुबह उठ के पता चला।
कि अगले दिन से मुझे बोल दिया गया कि तुम दूसरे कमरे में सो जाना, आज से तुम यहां नहीं सोओगे, तुम दूसरे कमरे में सो जाओ, जाकर बाहर सोफे पे सो जाओ या सड़क पे जाके सो जाओ, लेकिन यहां ना सो, तुम नींद में भी क्लास ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर, एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 14 खत्म ही नहीं हो रहा है, ओनली क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है देख लेते हैं। इसमें बोला है 2 किलो वाले ट्रॉली है, अच्छा 4 किलो वाली नीचे लटक रही है, ओके। यदि ट्रॉली व सतह के बीच में घर्षण है तो डोरी में तनाव क्या होगा? हाँ ठीक, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, हम बता सकते हैं। ओनली क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, यहां पर एक 20 किलो वाला ऊपर ही था ना, हाँ, और एक 4 किलो वाला नीचे ब्लॉक है, ठीक है। 20 किलो ब्लॉक ऊपर, 4 किलो ब्लॉक नीचे, ओके। अच्छा ये सवाल है ना बहुत खतरनाक बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। घर्षण गुणांक कितना है? 0.02, घर्षण गुणांक है 0.02। अच्छा पहले तो ये बताओ यार, क्या ये निकाय चलेगा? क्या ये निकाय चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? आज रात बेबी बोलेगा पापा आप मुझे नहीं, अभी हमारा बेबी इतना कुछ बोल नहीं पा रहा है ना, बल्कि हम दुखी है, ये हमें सोने नहीं देता, अभी थोड़े दिन और है। क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? कैसे पता करेंगे सर चलेगा नहीं चलेगा? देखो क्या होता है बेटा, ये सबसे पहले आपको घर्षण गुणांक अगर पता करना है तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा चलेगा या नहीं चलेगा। तो कैसे पता होगा सर ये चलेगा नहीं चलेगा? हमें पता है कि अगर नीचे वाला ब्लॉक जो है वो म्यू एम या 0.02 इंटू 20 कितना होगा, ये पॉइंट उड़ेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 4/10 या 0.4 किलो, 0.02 इंटू 20। हाँ ठीक है, तो यह चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा। कौन कौन कल गोवा आ रहा है स्काउट गाइड कैंप में? अरे गजब, ये कहाँ कैंप लग रहा है बेटा? चलेगा या नहीं चलेगा? अभी तो तुम मना बोल रहे थे, चलेगा या नहीं चलेगा? तो पहले ये देखना पड़ेगा चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर ये चलेगा, कैसे चेक किया मैंने चलेगा नहीं चलेगा? देखो हमें पता है कि अगर इसे चलना है तो मिनिमम नीचे ये क्या निकाला मैंने इसका द्रव्यमान निकाला। इसका द्रव्यमान क्यों निकाला सर मैंने? मुझे पता है कि अगर इसे चलना है तो इसे चलाने के लिए मिनिमम नीचे वाला जो द्रव्यमान है वो म्यू इंटू इसका द्रव्यमान होना चाहिए। तो 20 इंटू 0.02 मतलब ये हो जाएगा 0.4 किलो, मतलब ये चलेगा, अब चलेगा। तो 0.4 और यह है 4, ठीक है, तो यह चल गया। 4 किलो ज्यादा है 0.4 से, तो चलेगा। आप चाहो ऐसा नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा मत करो। आप बस ऐसा भी कर सकते हो कि सर अगर मान के चलो ये चला तो इसमें पीछे घर्षण का अधिकतम मान क्या होगा? घर्षण का अधिकतम मान हो जाएगा म्यू एम जी, यह हो जाएगा 0.02 इंटू 20 इंटू 10। ये कितना हो जाएगा? ये पॉइंट उड़ेगा, 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। मतलब इस पे सीमांत घर्षण का मान है 4 न्यूटन। सीमांत घर्षण का मान कितना है? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। ये कितना लगा सकता है सर? ये mg इस पे नीचे लगेगा तो ये 40 न्यूटन लगा सकता है। कितना लगा सकता है? 40 न्यूटन। तो सर 40 न्यूटन 4 न्यूटन से तो बहुत ज्यादा, मतलब ये चलेगा, यह चलेगा। अच्छा, अब अगर हमें तनाव निकालना, तो तनाव निकालने से पहले हमें त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका त्वरण क्या होगा? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। 4g या mg इसे चला रहा है और वो घर्षण इसे रोक रहा है आगे चलने से, बटे में कुल द्रव्यमान 20 + 4, यह हो जाएगा 40 - 4 बटे में 24, या कितना हो जाएगा? ये 36 बटे में 24, या हो जाएगा 9 बटे में 6 या 3 बटा, वैसे 12 के पहाड़े से सीधे काट सकते हो, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आया, मतलब ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चल गया है तो तनाव कैसे निकालेंगे? तनाव किसी भी एक ब्लॉक से निकाल लो, जिससे आपकी मर्जी हो।
इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। मैं 20 किलो वाले से निकाल लेता हूं। 20 किलो वाला जो ब्लॉक है इसको पीछे की तरफ कौन रोक रहा है? घर्षण। कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। आगे की तरफ कौन चला रहा है सर? तनाव। कितना लग रहा है? पता नहीं। और त्वरण कहां है इसका? आगे की तरफ ए। चलिए तो क्या आ जाएगा सर? हमें पता है T-4 परिमाणी बल बराबर होना चाहिए द्रव्यमान इंटू त्वरण के। तो ये T-4 बराबर होगा 20 इंटू 3/2। तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 30 न्यूटन। तो T की वैल्यू हो जाएगी 30 + 4 मतलब 34 न्यूटन इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 34 न्यूटन इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? बढ़िया सवाल था ये, अच्छा सवाल था। अच्छा, मैं एक सवाल बनाना चाहता हूं, एक सेम वैल्यू, सब कुछ सेम रख रहा हूं मैं, बस एक छोटी सी चीज अंतर कर दूंगा मैं। अब आपको बताना होगा कि यहां पर घर्षण बल कितना लगेगा। ये 20 किलो का द्रव्यमान है। एसपी सर का एक और सवाल बन गया यहां पर। ये है यहां पर 2 किलो का और यहां पे घर्षण है 0.2 न्यू है। आपको बताना है अब कि रस्सी में तनाव कितना होगा। आपको बताना है रस्सी में तनाव क्या होगा। फिर से वही पूछा, रस्सी में तनाव। मुझे नहीं पता कितना आएगा, आप लोग सॉल्व करके बताओ कितना आएगा रस्सी में तनाव। एक केस मैंने सॉल्व करना सिखा दिया आपको, दूसरा केस रस्सी में तनाव। अजीत बेटा ऐसी कौन सी कोशिश कर रहे हो तुम फॉर्मूला शीट बनाने की जो तुमसे बन नहीं पा रही है? जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्लास में वो सब लिख लो, खत्म कहानी। रस्सी में तनाव। प्रियंक, अभिनाश, रस्सी में तनाव होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा? चल देखते हैं। तो यहां पर ये चलेगा नहीं चलेगा सर, कैसे पता चलेंगे? देखो, अब आप चाहो तो ये जो मैंने तरीका सिखाया इससे कर लो या इसमें सीमांत घर्षण निकाल लो। देखो, तो सबसे पहले इसका सीमांत घर्षण निकाल लेते हैं। दोनों तरीके से जिससे करना चाहो उससे कर लो। म्यू mg सीमांत घर्षण होगा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, पॉइंट उड़ेगा, ये हो जाएगा 20, बहुत ज्यादा आ गया, तो 40 किलो आ गया भाई साहब। 40 किलो सही किया हमने, 0.2 इंटू 20 किलो था। ठीक है, तो यहां पर इसे चलाने के लिए 40 किलो, सॉरी सीमांत घर्षण बल जो आया वह आया हमारे पास 40 न्यूटन। किलो में नहीं आएगा, न्यूटन में आएगा। तो सीमांत घर्षण 40 न्यूटन का है, मतलब 40 न्यूटन बल चाहिए इसे चलाने के लिए आगे। ठीक है, अच्छा, अब इस पे आगे की तरफ बल कितना लग रहा है सर? इस पूरे निकाय पर ये लगाएगा mg बल, या लगेगा 20 न्यूटन, क्योंकि 2g या इस कंडीशन में हो जाएगा 20 न्यूटन। तब इसे आगे की तरफ खींचा जा रहा है 20 न्यूटन से, पीछे की तरफ घर्षण लगेगा 40 न्यूटन। क्या 40 न्यूटन लगना संभव है? नहीं सर, 40 न्यूटन लगना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आगे वाला बल कम है, पीछे वाला बल ज्यादा हो गया। तो सीमांत घर्षण सर ज्यादा तो नहीं हो सकता, वो बराबर जरूर हो सकता है। या आप चाहो तो इसको दूसरे वाले तरीके से भी चेक कर सकते थे। ये पहला तरीका था। सेकंड तरीका क्या चेक करने का? म्यू एम क्या होगा? इसका द्रव्यमान 20, सॉरी इसका घर्षण गुणांक 0.2 इंटू इसका द्रव्यमान 20, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा 4 किलो हो गया। तो 4 किलो या उससे ज्यादा होगा तो ही चलेगा, वरना चलने वाला नहीं है। तो 2 किलो मतलब चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, गति नहीं होगी। तो अगर अब गति नहीं हो रही है तो ये बताओ मेरे प्यारे घर्षण बल कितना है? तो सर यहां पर अब अगर हम 20 किलो वाले ब्लॉक को देखें तो 20 किलो वाले को आगे खींचा जा रहा है 20 न्यूटन से। तो क्या सीमांत घर्षण है? नहीं सर, स्टैटिक की कंडीशन है यहां, तो स्टैटिक घर्षण लगेगा, स्टैटिक घर्षण। और स्टैटिक घर्षण हमें पता है किसके बराबर होता है? बाह्य बल के, मतलब कि 20 न्यूटन के बराबर होगा। 20 न्यूटन सही जवाब होगा। क्लियर है मामला? चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ,
भगवान की असीम कृपा से 3 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 बचा है। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 2, 3, 5। अच्छा 2, 3, 5 मंडे मतलब ट्यूसडे से जो क्लास होगी आपकी, वैसे जल्द ही मैं फिजिक्स की क्लास जो है वो 2 घंटे की कर दूंगा आपकी, ठीक है। तो हरिओम 3, 5, 7, 10, 14, 16, 19, 20। मैं तो जा रहा हूं यहां से अब। पांच नंबर लिख लिया बेटा ना। तो अब मंडे को तो मैं नहीं नया चैप्टर शुरू करूंगा। ट्यूसडे को जो क्लास होगी उस क्लास में मैं हर क्लास में अब आखिरी के 10 से 15 मिनट आपके रोज क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। मतलब ये होमवर्क के क्वेश्चन 10 मिनट में आखिरी में सारे क्वेश्चन में बता दिया करूंगा। आखिरी में बताऊंगा, स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा। दो, हाँ 3, 4, 5। उसके अलावा मंडे को छुट्टी। मंडे को छुट्टी क्यों है बेटा? सृष्टि बेटा, ऐसी कौन सी सृष्टि है जहां पर मंडे को छुट्टी हो रही है? 2 में आपको दिया गया है एक अनंत समतल पर झुकाव एवं लंबाई L एक गुट का रखा है। बेटा ये किसे बताना है? क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको वेग बताना है। यहां पर नत समतल है तो जो त्वरण होता है वह कितना होता है? म्यू। ये त्वरण होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो यह त्वरण होता है तो म्यू इंटू, अच्छा यहां पर एक्चुअल में इन सब में है ना एल लंबाई भी आनी चाहिए थी। यहां पर सब में एल नहीं है तो एल का मल्टीप्लाई कर लेना। हर जगह एल 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 आएगा। क्यों? क्योंकि जगह जो कि आपको वेग निकालना है ना, तो वेग कैसे निकलेगा? वेग निकलेगा v² बराबर u² प्लस 2gh हो जाएगा, 2as हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 0 तो 2 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू लंबाई एल, ये होगा v का स्क्वायर। इस पे वर्गमूल लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। 10 किलो का एक गुटका नत समतल पर रखा हुआ है, झुकाव कोण 30 डिग्री है, तो नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर देता है तो स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा? तो बेटा क्या है यहां पर? 10 किलो का 30 डिग्री पे नीचे फिसलना प्रारंभ कर देता है। 30 डिग्री पर नीचे फिसलना प्रारंभ कर देता है तो क्या होगा यहां पर? इसमें बोला है कि स्थैतिक बल क्या होगा? 30 डिग्री के झुकाव कोण 30 डिग्री है तो गुटका नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर देता है। स्थैतिक बल है, स्थैतिक बल है 1 से 2 से उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो अगर 30 डिग्री पर कोई फिसलना शुरू कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ क्वेश्चन नंबर 3 बन गया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर 50 न्यूटन है। देखो तो यहां पर अगर ये फिसलना प्रारंभ कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसमें नीचे की तरफ म्यू, यहां पर mg साइन थीटा लग रहा है, नीचे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है। तो यहां पर इसने बोला है कि फिसलना प्रारंभ कर देता है, स्थैतिक घर्षण बल है। तो स्थैतिक घर्षण बल अगर 30 डिग्री पर उसने फिसलना शुरू कर दिया तो घर्षण गुणांक तो इसने दिया ही नहीं है। और अगर हमने माना कि जस्ट फिसलना शुरू कर देता है तो mg साइन थीटा होना चाहिए, है ना, mg साइन थीटा होना चाहिए। तो mg साइन थीटा, तो mg क्या बड़बड़ा रहे हो सर आप? देखो 30 डिग्री पर इसने जस्ट फिसलना शुरू कर दिया, तो 30 डिग्री पर जस्ट फिसलना शुरू कर दिया तो नीचे की तरफ लगने वाला mg साइन थीटा बराबर होता है पीछे की तरफ लगने वाले सीमांत घर्षण बल के।
तो सीमांत घर्षण बल निकालने के लिए हमें म्यू का मान चाहिए, म्यू का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो घर्षण बल क्या हो सकता है, ये होगा mg sin थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है 10 किलो, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन हमारे पास स्थैतिक घर्षण बल होगा। तो 1.412 इनमें से तो कोई मुझे ऑप्शन नहीं लग रहा, 50 न्यूटन हमारा आंसर होना चाहिए। चलो भाई, और कोई सा सवाल? 4 हमें बोला है क्षैतिज में 30 डिग्री झुका हुआ विराम में यदि गुटके पर लग रहा घर्षण 10 न्यूटन है तो गुटके का द्रव्यमान क्या होगा। तो बेटा आपको बोला है 30 डिग्री पर झुका हुआ है, अच्छा, फिर बोला है कि यहां पर 10 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है। तो अगर 10 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, देखो अब यहां पर ये कोण 30 डिग्री का है, 10 न्यूटन का पीछे की तरफ घर्षण बल लग रहा है, तो घर्षण बल पीछे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का, क्या ये गति कर रहा है, क्या ये गति कर रहा है? नहीं सर, ये बोला विराम स्थिति में है। तो विराम स्थिति में तो मतलब ये घर्षण बल जो होगा वो म्यू mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, खत्म बात। रुका हुआ है ना, सीमांत भी नहीं है, तो mg sin थीटा बराबर होना चाहिए 10 के। तो बस सॉल्व कर लो, m का मान निकालना है, इंटू 10 इंटू साइन 1/2 होता है, ये आ गया 5, 10/2, 10/5 2 आ जाएगा, m की वैल्यू 2 किलो आ गई। 50 सेंटीमीटर लंबाई की किताब पर 10 ग्राम का सिक्का रखा है, किताब से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाने पर सिक्का फिसलने की स्थिति में आ जाता है, तो किताब से सिक्के में घर्षण गुणांक क्या होगा। देखो इसमें यार तुम्हें ज्योमेट्री आनी चाहिए, सीधी सीधी सी आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, तुम्हें थोड़ा सा कोण वोण बनने चाहिए, एंगल वेंगल निकालने बनने चाहिए। यहां पर हमारे पास 50 सेंटीमीटर लंबी किताब है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना, हाँ 5, तो 50 सेंटीमीटर लंबी किताब है, ये तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हो क्वेश्चन तुम खुद ही। और 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाने पर सिक्का जो है वह नीचे फिसलना प्रारंभ कर देता है, यही दिया हुआ है हमें। तो 10 ग्राम का सिक्का नीचे फिसलना प्रारंभ कर देता, तो हमें क्षैतिज घर्षण गुणांक बताना है ना। तो घर्षण गुणांक ही पूछा है, हाँ, तो क्षैतिज घर्षण गुणांक tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है सर यहाँ पर म्यू के बराबर। तो आपको यहाँ का tan थीटा ज्ञात करना है, बस क्या बताओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको tan थीटा ज्ञात करना है यहाँ पर। तो tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब है 10, आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा सर √50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। क्यों, आधार निकाल रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने यहाँ पर। तो हो जाएगा 50 का 5 का स्क्वायर 2500 माइनस 100 करोगे 2400 आ जाए, तो वर्गमूल 2400, या इसमें से 10√24 लिख सकते हो, या ऐसे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। 10√24 को कितना लिखा जा सकता है, तो 10√24 को सर हम 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो एक और 2 बाहर आ जाएगा, यह हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या आ गया, ये हमारे लिए आधार आ गया, बेस आ गया। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब है 10 बटे में 10 इंटू 2√6, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया, किसने बना दिया सवाल। 10 ग्राम का सिक्का 50 सेंटीमीटर लंबाई की किताब पर रखा गया है, सिरे से 10 सेंटीमीटर उठाने पर जस्ट फिसलना प्रारंभ कर देता है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा। इसकी वैल्यू देखो, क्या ये √3/2 तो नहीं आनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से वैल्यू, तो किसी का आंसर आ गया क्या इसका, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना करी। 2500 में से 100 गया तो 2400 बचा, 2400 में से एक 10 बाहर आ गया, √24 बचा, 24 में से मैंने 4 बाहर ले लिया, तो लंब बटे आधार करना है मेरे को, तो 10 बटा यही आएगा भैया आंसर। तो बेस में 50 आना चाहिए, बेस में 50 क्यों आना चाहिए, कौन सा गणित है, आंसर लाने के लिए बेस में 50 कर दूं। हाँ तो बेटा बुक हॉरिजॉन्टल रखी हुई थी, तो बुक अगर हॉरिजॉन्टल रखी हुई है ऐसा समझना है यार, तो कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरे पास बुक हॉरिजॉन्टल रखी हुई थी, ये 50 सेंटीमीटर की है,
हाँ ऑप्शन, अरे वाह, सॉल्यूशन में 1/50 कर दिया, बहुत ही बढ़िया। देख लंब बटे आधार निकालना तुझे, तो ये 50 सेंटीमीटर, ये लंबी 50 सेंटीमीटर है। अब इसको उठाकर तू इधर ले गया ना, तो 50 सेंटीमीटर क्या है, 50 सेंटीमीटर आधार बनेगा क्या? खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो। मेरे पास यहां पर एक किताब है ना, ये देखिए, ये कैसी किताब रखी हुई थी ना, ये यहां पर रखी हुई है ना, ये ऐसी रखी हुई है। अब ये पूरी 50 सेंटीमीटर लंबाई है। अब मैंने से उठाया 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 उठा उठा के मैं 10 सेंटीमीटर गया। तो किताब को क्या है, किताब ये है या ये है? ये किताब है ना यार, ये किताब है, तो ये 50 सेंटीमीटर होगा। 50 सेंटीमीटर क्या होगा, ये किताब मेरी जब यहां रखी तो ये यहां से उठाकर मैं वहां ले गया, तो 50 सेंटीमीटर तो किताब की लंबाई है मेरे पास। आधार 50 सेंटीमीटर थोड़ी ना, आधार 50 सेंटीमीटर थोड़ी ना होगा, कर्ण 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अरे अगला क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन गलत कर रहे हो आप लोग, सभी सही कर रहे आप लोग गलत। ये कौन है जय गुप्ता, क्या कहना चाहते हो आप आखिरकार? सब बच्चे गलत कर रहे हैं, ये चीजें क्लियर है? क्या सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया कि किताब जो रखी हुई थी है ना, वो किताब जब हम ऊपर उठाएंगे तो उसने बोला 50 सेंटीमीटर की लंबाई की किताब जो है 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाई गई है एक सिरे से। तो यहाँ पे घर्षण गुणांक tan थीटा होता है, लंब बटे आधार होता है। तो 10/50 गलत आंसर है इसका। 10/50 जिसने करा वो गलत है, सीधी बात, 10/50 गलत है। दस बटा 50 गलत है। चलो हरिओम पाटीदार, बधाई हो बेटा, तुम्हारी आज आखिरी क्लास है, अगला चैप्टर तुम नहीं देख पाओगे 2 दिन के लिए मिनिमम। हरिओम बेटा मैं तुम्हें 2 दिन के लिए ब्लॉक करवाऊंगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताना है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 बताना है क्या? 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु 30 डिग्री कोण पर न तो समतल पर फिसल रही है, फिसल रही है, बोल दिया फिसल रही है, फिसल रही है। तो घर्षण जो लगेगा वो म्यू mg cos थीटा लगेगा। तो म्यू mg cos थीटा, तो म्यू दिया हुआ है, m दिया हुआ है, mg cos थीटा लगाना भाई यहां पर। तो cos थीटा, तो cos 30 जो हो जाएगा यहां पर समतल पर लगे, तो घर्षण बल का मान क्या होगा, इस पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? कर लिया सभी ने ये? क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्यों बताना है? ये तो पिछले का ही होमवर्क फिर से डल गया। चलो इसमें मुझे नहीं लगता कि और कोई डाउट होना चाहिए किसी को। लेक्चर नंबर 4 में और कोई डाउट हो तो बता दो। कॉस थीटा से बना है, चलो ठीक है बता देते एक बार। इसमें भी गड़बड़ लग रही है क्या किसी को? क्या क्वेश्चन नंबर 6 में गड़बड़ लग रही है? क्या क्वेश्चन नंबर 6 में गड़बड़ लग रही है? क्या क्वेश्चन नंबर 6 में गड़बड़ लग रही है? चलो मैं कर देता हूं एक बार। 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु 30 डिग्री वाले कोण पर न तो समतल पर फिसल रही है, इस पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? तो इस पर लगने वाला घर्षण बल होना चाहिए म्यू mg cos थीटा। तो म्यू दिया हुआ है 1.7, अच्छा m दिया हुआ है, यहां पर है m सोग, तो 0.1 इंटू 10 करोगे तो 1 आ जाएगा है ना, इंटू म्यू mg cos थीटा। cos 30 √3/2 होता तो √3/2 दिया हुआ, सही तो है ये। चलो आखिरी लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में जल्दी बता दो
लेक्चर नंबर 5 में ओनली 1 एंड 6 1 बता दो। अच्छा, लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ऐसा जो पूरी दुनिया को नहीं बन रहा? हमें बोला है कि न तो तल पर वस्तु को तल के अनुसार ऊपर गति कराने वाले बल मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने क्लास में करवा दिया है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लास में करवाया है? क्या बोलती है जनता जिसने डेली क्लास अटेंड करी है? क्या क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लास में करवाया है? क्या इस पे मैंने पूरी पीएचडी करवाई थी कि ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, क्या क्या हो सकता है? बहुत लंबा सॉल्यूशन करवाया इसका मैंने, हर छोटी से छोटी बात समझाई है इसमें। चलो, और कोई डाउट इसमें? छठा वाला, एक क्षैतिज फर्श पर एक टुकड़ा फिसलना प्रारंभ करता है जब उसमें 10 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। यदि हम इसे 6 न्यूटन के बल से खींचेंगे तो कार्यरत घर्षण बल क्या होगा? कार्यरत घर्षण बल 6 न्यूटन के बराबर होगा। 8 और 10, 8वां तो यार 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में बनना चाहिए आपसे। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम एक बार ट्राई करो। हमें यहां पर 0.1 घर्षण गुणांक दिया हुआ है, फिर बोला है बी और ए के मध्य। अच्छा, इसमें अब आपको जमीन पर भी घर्षण गुणांक दिया हुआ है, ठीक है, जमीन पर भी घर्षण गुणांक दिया हुआ है और द्रव्यमान दिया है एफ अधिकतम कितना लगाया जाए ताकि दोनों गुट के साथ खिसके। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करके बता देता हूं एक बार, क्योंकि इसमें जमीन पर भी घर्षण है ना, और हमने जो करा था उसमें केवल ऊपर ही घर्षण था। तो देखो, अगर आपको वो वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो अब ये सब कुछ आसानी से कर ले जाओगे। क्या बोला है ध्यान से समझेंगे। 2 ब्लॉक है हमारे पास, नीचे वाला ब्लॉक बी है, ए का द्रव्यमान m/2 है और बी का द्रव्यमान m है। ए का द्रव्यमान m/2 है, ए का द्रव्यमान m/2 है। एफ बाह्य बल लगाया जा रहा है इस पे, और घर्षण क्या लग रहा है? घर्षण क्या लग रहा है? तो इसमें बोला है कि सर जमीन पर घर्षण बल 0.1 है। अच्छा, जमीन पर घर्षण गुणांक 0.1 है और यहां पे घर्षण गुणांक 0.2 है। यहां पर घर्षण गुणांक 0.2 है। दोनों को साथ में चलना है तो कितना अधिकतम बल लगाया जा सकता है, यही बोला है ना। ठीक है, देखो, तो अब दोनों को साथ में चलाने के लिए, हाँ, दोनों को साथ में चलाने के लिए क्या करना होगा? सर दोनों को साथ में चलाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगी कि ऊपर वाला कब तक साथ में चल सकता है। तो ऊपर वाले का लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वह म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होता है, यह होगा म्यू इंटू m/2 इंटू जी के बराबर होगा। और यह किस पर लग रहा है? ऊपर वाले को ही चलाएगा। ये किसको चलाएगा? ऊपर वाले को चलाएगा। तो ऊपर वाले को चलाएगा तो म्यू इंटू m/2 इंटू ए त्वरण से चला, सॉरी, इसका त्वरण हो जाएगा m/2 इंटू ए नेट बल, बराबर कर दिया हमने त्वरण के। तो हमने मैक्सिमम पॉसिबल त्वरण निकाल लिया। मैक्सिमम पॉसिबल त्वरण म्यू जी के बराबर होगा ए मैक्स। मतलब ये पूरा निकाय जो है वो ए मैक्स से चल सकता है। अच्छा, कोई है हमारे बीच में जिसने ये सवाल कर लिया था? ए मैक्स या ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरा निकाय जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अधिकतम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकता है। क्या हमारे बीच में कोई है जिसने ये सवाल कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 8, हिमांशु मेहरा, बहुत ही बढ़िया। प्रियंक चिकारा, बहुत ही बढ़िया। रविंद्र, देखो जैद। तो अब ये पूरे को अब कुछ नहीं करना हमें बस इतनी सी बात समझ में आ गई कि इस पूरे को सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलाया जा सकता है। कौन है पूरे में? पूरे में ये पूरा है सर, पूरा ब्लॉक, पूरा निकाय। तो इस पर नेट बल कितना लग रहा है? सर इस पर नेट बल जो है एफ आगे की तरफ लगेगा माइनस घर्षण जो यहां पर लगेगा, बराबर होगा एम टोटल इंटू त्वरण। क्यों? परिमाणी बल बराबर होता है एम इंटू ए के। एफ बल लग रहा है। अच्छा, नीचे घर्षण कितना लगेगा? ये लगेगा, यहां का घर्षण कितना है? सर यहां पर घर्षण में निकाल सकता हूं, ये होगा 0.1 इंटू
यहां के घर्षण को हम F बोल देते, तो ये F कैसे निकलेगा सर? यहां पर होगा म्यू इंटू नॉर्मल। अब नॉर्मल में दोनों का द्रव्यमान आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर इस सतह पर दोनों बल लगा रहे हैं, तो ये होगा m प्लस m/2 3m/2 इंटू जी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 3/2 mg बराबर होगा 3/2 mg इंटू त्वरण के, और त्वरण कितना है 2। ये मेरा आंसर है। ये काट मत देना ना, ये उधर जाके ऐड होगा, ये 2 से 2 कट चुका है, तो आंसर क्या आ गया फाइनली? ये आ जाएगा सर F बराबर होगा 3mg प्लस 0.3/2 mg। तो देखो ये कितना आंसर आ रहा है, आंसर तो यही आएगा। क्या दिया है एक बार हम ये भी देख लेते हैं, यहां भैया ने कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं कर दिया। डी दिया है 0.45, देख लो एक बार आ रहा है क्या? 0.45 तो नहीं आएगा, फिर भैया ने मामला गड़बड़ कर दिया। ये आ गया था क्या? इसका आंसर आया? इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें म्यू की वैल्यू 0.1 दी हुई है, एन की वैल्यू जो है नॉर्मल 3/2 mg के बराबर होना चाहिए, और त्वरण पूरे का जो त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। 3 में 0.3/2 mg जोड़ेंगे तो 3 से ज्यादा ही आएगा। अच्छा, आ रहा है जी से मल्टीप्लाई करके, ओके ठीक है। तो यहां पर फिर ये छोटी सी प्रिंट की मिस्टेक है, ये mg नहीं होना चाहिए यहां पर, है ना। एक बार हम सॉल्व करके देख लेते कितना आ रहा है। ये आ रहा है सर 3, ये अगर मैं mg हटा दूं, मैं बस इनको ऐड कर दूं यहां पर, मतलब जी की वैल्यू रख दी होगी उसने फिर क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 0.3/2, यह हो जाएगा 3 प्लस 0.15, तो 3। ये अजीब ही आंसर आ रहा है, ये कुछ ना कुछ जी की वैल्यू उसने मामला गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन में। बाकी करना क्या है ये मैंने आपको बता दिया। 4.5 आ रहा है, आपको नहीं आता क्या? नहीं ऋषभ बेटा मुझे नहीं आता है। 4.5 m आ रहा है, ठीक है। तो g की वैल्यू रखने पर आ रहा होगा, है ना। एक बार ट्राई कर लेना, करना क्या है वो मैंने बता दिया आपको। ये वाले क्वेश्चन में शायद यहाँ पे g नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी कंसेप्ट क्या है वो हमने बता दिया आपको। 0.1 यहाँ पे घर्षण गुणांक इसका दिया हुआ, इसका दिया, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा पूरे निकाय का। 3.1, हाँ 3.1 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 3.1 नहीं है हमारे पास, है ना। तो 0.45 mg दिया हुआ, तो m और g के पदों में तो आंसर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हम जो 3 mg तो आ चुका है, उसमें एक और पद ऐड होगा। चलो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बेटा 4.5 जो बता रहे हो ना, जुगाड़ से बता रहे हो तुम तो। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, 4.5 लाने के लिए यहाँ पे 0.1 था, तो ये पहले पॉइंट से उड़ाया, जी से जी काट दिया, तो अब तुम्हारा कितना हो गया? ये हो गया 3mg प्लस 3/2 m। तो तुमने जुगाड़ जमा ली, ये तो हो गया 1.5 प्लस, तो ये इसको नहीं मल्टीप्लाई करोगे क्या जी में, है ना। तो ये तो जुगाड़ पानी वाली बात है, तुमने बस आंसर लाने के लिए कर दिया। बाकी कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, है ना, चिंता ना करो, मंडे से मैं एक और कुछ स्टेप लगाता हूं बीच में, है ना, ताकि आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस ना पहुंचे, है ना। मतलब हर एक क्वेश्चन जो पहुंचे उसका वीडियो सॉल्यूशन भी सही हो, और इसके अलावा क्वेश्चन का डाटा भी सही हो। क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए सर, लास्ट सवाल, ठीक है। 11 क्वेश्चन में बेटा एफ बल दिया हुआ 60 डिग्री के कोण पर, इसका घटक लेना पड़ेगा। यह सवाल मेरे को लगता है बनना चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 11,
यहां पर F बल लग रहा है, कितने डिग्री पर लग रहा है, ये वाला बल जो है वो 60 डिग्री पर लग रहा है, और आपको बताना है F का वह अधिकतम मान जिससे गुटका गतिमान ना हो। तो ये वही लिमिटिंग वाली बात आ चुकी है, 60 डिग्री के कोण पर लग रहा है। तो अब ये वाली कंडीशन हमने पूरी पूरी सॉल्व करी है, पुशिंग पुलिंग वाली। म्यू की वैल्यू दी हुई है आपको 1/2√3, और द्रव्यमान जो दिया हुआ है आपको वो √3 किलो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, √3 किलो दिया हुआ है। अब ये ना चले तो इसके लिए क्या होगा, किसी के पास फॉर्मूला शीट हो तो भेज दो। अरे वाह, नरेंद्र गोस्वामी खुद की फॉर्मूला शीट बना ले, कब तक दूसरों वालों की फॉर्मूला शीट से काम चलाएगा, क्या क्या मांगेगा दूसरों से, खुद कुछ भी बना। 2 ब्लॉक वाले में ऊपर फोर्स लगेगा तो बता दो, ठीक है, मैं उसका भी एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, वो ही बता देता हूं इसके बाद में। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यहां पर सबसे पहले तो ये F बल का मान निकालना, तो F के घटक होंगे, ये वाला घटक आ जाएगा F cos थीटा या F cos 60, और ऊपर की तरफ आ जाएगा F sin 60। तो इसमें अगर इसे आगे चलना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए सर, इसके लिए पीछे लगने वाला घर्षण गुणांक या घर्षण बल बराबर होना चाहिए F cos 60 के, और घर्षण बल होगा म्यू इंटू नॉर्मल के, म्यू इंटू नॉर्मल के। और नॉर्मल कितना होगा सर, नॉर्मल जो होगा वो बराबर हो जाएगा, नीचे लग रहा है mg और नीचे ही लग रहा है F sin थीटा, तो F sin थीटा मैंने बताया था नॉर्मल बढ़ जाता है ना, प्लस mg बराबर होगा F cos थीटा के। म्यू की वैल्यू दी गई है, म्यू की वैल्यू दी गई है, वैल्यू रखो, F की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा था, क्या इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा था, क्या इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है? चलिए एक लास्ट सवाल मैं अपनी तरफ से करवा देता हूं, एक बच्चे की डिमांड थी, है ना, और वो सही डिमांड भी है, या आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं सवाल को। करना कैसे होता है मैं तरीका बता रहा हूं आपको, कि मान के चलो वैसे ये नहीं आएगा नीट में, लेकिन इनकेस अगर आ गया कि यहां पर अगर सर बल जो है वो ऊपर वाले ब्लॉक पर, आज तक ऐसा सवाल नहीं देखा हमने सर जिसमें बल ऊपर वाले ब्लॉक पर लग रहा हो, इसे हम M1 बोलते थे, इसका द्रव्यमान M2 बोलते थे, और नीचे भी हमने घर्षण नहीं माना। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस बनेगी और कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू नहीं करवाऊंगा मैं आपको, मैं केवल ये बता देता हूं करते कैसे है। प्लीज पूरा सॉल्व कर दीजिए रोशन बेटा। क्या होगा यहां पर, म्यू की वैल्यू दी हुई 2/√3 इंटू F साइन 60 √3/2 हो जाएगा, प्लस M कितना दिया हुआ है √3 इंटू G बराबर होगा F इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2। तो देखो यार ये 2 से ये 2 सीधे सीधे कट जाएगा क्योंकि ये पूरे के मल्टीप्लाई में, और ये √3 सबके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो F इंटू √3/2 इंटू 1/√3 आया, इसमें भी √3 मल्टीप्लाई कर, तो √3 बाय √3 बराबर होगा F के, तो √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, F/2 बराबर प्लस G बराबर होगा F के, तो ये आधा उधर चले जाएगा, तो F/2 बराबर होगा G के, या 2G आंसर आ जाएगा, 2G आंसर आ जाएगा। 2G मतलब 20 न्यूटन सही दिया है ये। चल आगे बढ़ते, एक लास्ट सवाल मैं आपको करवा रहा था कि अगर ऊपर वाले पे बल लग जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बस इसमें आपको करना सब कुछ वही है, कंडीशंस वही रहेगी कि अगर ए कॉमन ज्यादा हो गया या ए मैक्सिमम ज्यादा होगा, क्या होगा, साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, वो सब कुछ सेम होगा। बस कंडीशन इसमें एक जो थोड़ी सी परिवर्तित होगी, क्या कि यहां पर ए कॉमन तो ये दोनों जिस वर्ण से दोनों साथ चलेंगे तो होगा F में M1 प्लस M2, ये तो सेम होगा ही होगा। बस इसमें जब आप ए मैक्सिमम निकालने जाओगे तो वो कैसे निकलेगा, देखो अब कंडीशन उल्टी हो गई है, उल्टी हो गई है। क्या होगा, अगर मैं बल M2 वाले पे ऊपर लगा रहा हूं तो M2 वाले पे F बल लग रहा है, तो M2 वाले पे घर्षण पीछे लगने लग जाएगा और M1 पे घर्षण आगे लगने लग जाएगा, M1 पे घर्षण आगे लगने लग जाएगा। क्यों भैया जी,
M1 पे घर्षण आगे क्यों लगने लगेगा? क्योंकि एक्चुअल में M1 को घर्षण चला रहा है, कि मैंने तो बल लगाया M2 पर, तो M1 को कौन चलाएगा? तो अब मैं बल लगा रहा हूं, तो ये तेज भागना चाहेगा, पहले ये भागेगा ना या फिर ये भागेगा? तो पहले ये भागेगा, तो ये आगे जाएगा, तो ये आगे जाएगा, तो यह इसके सापेक्ष आगे खसकना चाहता है, तो इस पे घर्षण पीछे लगेगा और इस पे घर्षण आगे लगेगा। तो अब एक्चुअल में घर्षण नीचे वाले को चला रहा है, और घर्षण कितना होगा सर? मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना होगा आपको यहां पर, तो एफ लिमिटिंग जो होगा वो म्यू इंटू नॉर्मल होगा, और म्यू इंटू नॉर्मल किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? M2G के बराबर। अच्छा, अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है आज, है ना? म्यू M2G के बराबर होगा, ये होगा एफ लिमिटिंग। अच्छा, अब ये एफ लिमिटिंग इसके पहले वाले कंडीशन में जब मैं नीचे बल लगा रहा था तब आसान था, क्योंकि वो लग रहा था M2 पे और चला भी M2 को रहा था। लेकिन अब ये किसे चला रहा है? घर्षण M1 को चला रहा है, तो ये हो जाएगा M1 इंटू ए मैक्स। बस ये परिवर्तन होगा, ये होगा म्यू M2G के बराबर। तो ए मैक्स जो होगा वो हो जाएगा म्यू M2G अपॉन में M1। अब ये ए मैक्स निकाल लिया आपने, ए कॉमन निकाल लिया, तो अगर ए कॉमन ए मैक्स जो है वह, या ए कॉमन जो होगा वह कम होगा, ए मैक्स से दोनों साथ में चलेंगे वरना अलग अलग चलेंगे। सेम, बाकी सब कुछ सेम होगा, बस इसमें ए मैक्स निकालने का तरीका अलग हो जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले को घर्षण चलाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं हम, है ना? अभी हमने इसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, होमवर्क के भी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था ये वाला, ये आपको नोट्स कॉपी में लिख सकते हो आप लोग, ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब हम कल की क्लास में, मतलब मंडे की क्लास में मिलेंगे, तो मंडे की क्लास में, है ना, नरेंद्र गोस्वामी और बाकी सब बच्चों को भी बोलना चाहूंगा, आज के बाद मुझे अपनी क्लास में कोई लिंक नहीं चाहिए कहीं का भी, है ना? अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई भी लिंक डालोगे तो तुरंत आप पे कार्रवाई की जाएगी। सवाल दे दीजिए इस पर प्रैक्टिस के लिए। देखो भैया, बनाना पड़ेगा सवाल तो अब। यहां पर यह है 4 किलो का द्रव्यमान, यह है 2 किलो का द्रव्यमान, और घर्षण गुणांक जो है इन दोनों सतहों के बीच में म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.1, आसान वैल्यू जी रख देते, और इस पे लग रहा है एफ बल आगे की तरफ, एफ बल आगे की तरफ। ठीक है, चलो अब मैं होमवर्क में नहीं दे रहा हूं, अभी ही निकाल के बताओ कि वह एफ का मान क्या होगा जिसमें यह दोनों साथ में चलेंगे। वह एफ का मान जिसमें यह दोनों साथ में चलेंगे। एफ का मान, एफ का अधिकतम मान ताकि यह साथ में चले। क्या होगा एफ का अधिकतम मान? तो सबसे पहले सर साथ में चलाना, तो अधिकतम त्वरण निकाल लो। तो अधिकतम त्वरण के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी ये वाला फॉर्मूला। तो अधिकतम त्वरण क्या आएगा? ए मैक्स जो होगा ये हो जाएगा 0.1 × 2। यह किसकी वजह से आ रहा है सर? अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो ऊपर वाला दे रहा है, लेकिन किसको चला रहा है? नीचे वाले को। तो कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आधे मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा से नहीं चला सकते आप। अब मैंने अधिकतम बाह्य बल पूछा है, तो यह पूरा निकाय जो है, यह पूरा निकाय आधे मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं चल सकता। तो यहां पर एफ या यही ए कॉमन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम मान पूछा बल का। तो यह हो जाएगा m टोटल इंटू त्वरण, या यह होगा कितना? 2 + 4 इंटू 1/2, यह हो जाएगा 6 इंटू 1/2 या 3 न्यूटन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर बाह्य बल 3 न्यूटन या 3 न्यूटन से कम होगा दोनों साथ चलेंगे, वरना अलग अलग चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यही कंसेप्ट और भी जगह लग सकता है। हाँ, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। बिटिया रानी, सारा,
आपने सारा तो पूछ ही लिया है। एक ही बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। अब बोला कि 0.5 घर्षण गुणांक है, तो अब अधिकतम या घर्षण गुणांक दिया हुआ है आपको, अब आपसे तुरंत पूछा हुआ है, तो घर्षण गुणांक 0.5 है, तो घर्षण बल कितना होगा, 0.5 इंटू म्यू जी होगा। तो म्यू 0.5 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन जो है वो घर्षण बल पीछे लग रहा है, आगे की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, तो 50 माइनस 100 बटे में टोटल द्रव्यमान, यह आंसर आ जाएगा। 7 में क्या है, नीचे भी फ्रिक्शन होगा बेटा, तो क्या करेंगे, अब कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, सब कुछ आसान लगना चाहिए। नीचे भी फ्रिक्शन होगा, तो यहां पर जो मैंने एफ नेट निकाला इसमें बाह्य बल माइनस नीचे का फ्रिक्शन कर लेंगे। कितनों को ये बात समझ में आई है ना। अभी कुछ बच्चे बोलते ए स्टार बैच कहां है सर, ए स्टार बैच की क्लास कब से लगी। ये जो क्लास ले रहा हूं ना मैं, ए स्टार बैच की ही क्लास है। क्यों सर ये ए स्टार बैच, सर मैं तो ए स्टार बैच में गया ही नहीं और मुझे ये क्लास कैसे मिल गई। सीधी बात है, जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है, जो बच्चा लगातार होमवर्क की प्रैक्टिस कर रहा है, जो बच्चा सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जो बच्चा टेस्ट लगातार दे रहा है, जो बच्चा क्लासेस सारी अटेंड कर रहा है, वही तो ए स्टार बच्चा है। और ये जो एक्स्ट्रा क्लास हर चैप्टर के बाद ले रहा हूं, यही तो ए स्टार बैच की क्लास है। क्यों, क्योंकि यहां रुकेगा कौन, पढ़ेगा कौन, ये क्लास देखेगा कौन, जिसने बाकी सब कर रखा हो, जिसने बाकी सब कर रखा हो, है ना। बिना बोले ए स्टार बैच की क्लास लगा दी मैंने तो। ये ए स्टार बैच की ही क्लासेस है। जो भी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं ना मैं, वो ए स्टार बैच की ही क्लास है एक तरीके से। आप चाहो तो अलग से मैं बैच बना दिया है हमने, उसमें ट्रांसफर करवा दूंगा क्लास को। बाकी ये ए स्टार बैच की ही क्लास है, कि तुम खुद देख सकते हो तुम्हारी क्लास में अभी कितने बच्चे बचे हैं, कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, बताओ भाई। मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं डाटा दिखता यहाँ पर कि कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, बताओ भाई अभी कितने देख रहे हैं, कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं अभी। हाँ 1440 बच्चे क्लास देख रहे हैं। है कितने आपके बैच 1 में 8000 के पार बच्चे, 8-9 हजार के पार बच्चे, और बैच 2 में 6-7 हजार बच्चे हैं। तो बैच 1 में अगर हम ये समझे 7-8 हजार बच्चे में से 1400 बच्चे क्लास देख रहे हैं, तो यही तो ए स्टार बैच है। क्यों, क्योंकि 8000 में से 1400 बच्चे ही तो है जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं बेटा, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख भी रहा है ना, उसमें से वो बच्चा कभी रिकॉर्डेड नहीं देखेगा, वो बच्चा ये वाली क्लास कभी रिकॉर्डेड नहीं देखेगा जिसने पुराना पढ़ा ही नहीं हो, या पढ़ भी लेगा ना। देखो मैं ईमानदारी वाली बात बताता हूँ, रिकॉर्डेड में क्या होता है कि आपने, अब जैसे अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे जिसके कुछ ना कुछ आंसर्स गड़बड़ थे, या किसमें डाटा गड़बड़ था। अब जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बाद में, वो रिकॉर्डेड में अगर वो वाली क्लास नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि उसको लगा सारे होमवर्क के क्वेश्चंस तो मुझसे बन गए, मैंने वीडियो सोल्यूशन देख लिया, मुझे समझ में आ गए। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा बात जो यहाँ पर मिली, जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट यहाँ पे समझे, या जो एक्स्ट्रा रिविजन हुआ, वो किसे हुआ, जो लाइव देखकर चले गए। चलिए, तो हम आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। हम परसों के दिन अब कार्य ऊर्जा और शक्ति शुरू करेंगे ना। परसों के दिन कार्य ऊर्जा शक्ति में शुरू करूंगा। मैं आपको पहले अदिश गुणनफल पहले थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग भूल चुके होंगे। तो अदिश गुणनफल पहले रिवाइज करवा दूंगा, ए डॉट बी, फिर हम शुरू करेंगे क्लास को। बेटा नीचे भी फ्रिक्शन लगे, शाम बेटा वही बोल रहा हूं ना, अगर नीचे भी फ्रिक्शन होता, मान के चल यहाँ फ्रिक्शन होता, तो क्या करते, यहाँ पे जो मैंने एफ नेट लिखा है इसमें बाह्य बल माइनस फ्रिक्शन बल करता है, जैसे अभी मैंने करा था इस क्वेश्चन में क्या था, बाह्य बल माइनस फ्रिक्शन किया था, बस यही एफ नेट आता, उससे तुरंत आता था। चलिए, तो अब मिलते हैं हम मंडे के दिन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज ही रात को प्लान कर लेना कल क्या क्या पढ़ना है। अभी तक जो जो छूटा हुआ है वो पूरा कवर कर लो। फिजिक्स में स्पेशली बता रहा हूं, होमवर्क के सारे क्वेश्चन फिर से लगा लो, क्लास के सारे क्वेश्चन फिर से लगा लो। टाटा।